Good morning and Jai Hind student. Today I am going to explain you the next part of this chapter, the French Revolution on page number 8. That is the outbreak of revolutions. कि revolutions का शुरुआत कैसे हुआ, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इस विषय पर हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है कि थोड़ा लेट मी जूम इट। It's written as कि Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous sections. How do you think he could have gone about doing this? आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि लुई 16 किन रीजन के वजह से टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए थे। क्या आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ होगा? इन द फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क्स डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल एलोन। हालांकि पुरानी जो राजतंत्र थी, ओल्ड रिजाइम मोनार्क्स थी, जो पुरानी राजतंत्र थी, ये इनके पास ऐसा पावर नहीं था कि ये खुद ही किसी भी तरीके के टैक्स को अकेले इम्पोज कर पाए, लगा पाए। रेदर he had to call meeting of states generals which would be then pass his proposals for new taxes। उसको इस तरीके के टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए सबसे पहले स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और एक प्रपोजल बनाना पड़ता था कि द स्टेट्स जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी बच्चों, जिसमें तीनों स्टेट्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। हाउ एवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड वेन टू कॉल द मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। हालांकि जो मीटिंग बुलाने का अधिकार मोनार्च को था, राजतंत्र को था। द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614। और आखिरी बारी जब ये इस तरीके की मीटिंग बुलाई गई थी तो वो था 1614 ईस्वी में। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals of new taxes। तो कहानी है 5 मई 1789 की लुई 16 ने नेशनल असेंबली के लोगों को, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको एक टैक्स बढ़ाने के प्रपोजल्स के थ्रू एक मीटिंग बैठाई। और रेस्पेलेंट A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। और इस तरीके से प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए, माने प्रतिनिधियों के जो है कि सत्कार के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को, एक आलीशान महल को सजाया गया। ठीक है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंट 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आमने सामने चेहरा करके दो साइड में बैठ गए। while the 600 members of the third state had to stand at the back। और वहीं तीसरे समूह के जो लोग थे, स्टेट्स के लोग थे, वे लोग पीछे चुपचाप खड़े थे। द थर्ड स्टेट was represented by its more prosperous and educated members। जो तीसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस ग्रुप के पढ़े लिखे और धनिक वर्ग के लोग थे। पीसेंट्स, आर्टिसियंस एंड वुमेन वेयर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। वहीं जो छोटे पीजेंट्स थे, आर्टिसियंस थे और औरतें थी, उनके लिए असेंबली में जो एंट्री थी वो मना थी। However, their grievances and demands were listed some 40,000 letters which the representatives had brought with them। और हालांकि इनके जो अपनी समस्याएं थी और इनके जो डिमांड्स थे, लगभग 40,000 लेटर्स में जो थर्ड स्टेट्स के 600 लोग थे उनके साथ चिट्ठियों में पहुंची हुई थी। तो देखिए लिखा है, वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। हालांकि पुराने समय में, माने 1614 तक की कहानी है कि जो वोटिंग होती थी, हर एक स्टेट्स का, हर एक समूह का अपना एक वोट होता था। दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और इस बारी भी जो लुई 16 थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वोटिंग का जो स्टाइल होगा वो ऐसे ही होगा, एक समूह का एक होगा। बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट voting now be
conducted by the assembly as a whole वेयर ईच मेंबर्स वुड हैव वन वोट। लेकिन जो थर्ड स्टेट्स के 600 लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार ये वोटिंग का तरीका बदलेगा और हर एक समूह का हर एक आदमी, मतलब 300 फर्स्ट स्टेट के, 300 सेकेंड स्टेट के और 600 थर्ड स्टेट के सभी लोग अपना अपना वोट देंगे। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द forward by the philosophers like रूसो in the book द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि इस तरीके की व्यवस्थाएं जो फिलोसफर्स डेमोक्रेट, इस तरीके की जो व्यवस्था प्रिंसिपलिटीज़ थी, रूसो ने अपने बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई सबको समान वोट देने का अधिकार हो। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out the assembly in the protest। तो जब राजा ने इनके इस बात को मानने से अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के लोग उस असेंबली को बाइकआउट कर दिए, वॉकआउट कर दिए, वहाँ से निकल लिए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट वीव देमसेल्फ एज ए स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग अपने आप को फ्रेंच नेशन का, पूरे फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे। ऑन 20 जून 1789 का कहानी है। दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स। और 20 जून 1789 को ये सभी क्या है, जो वर्साइल का टेनिस कोर्ट था वहाँ पे जमा होते हैं। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ऑन नेशनल असेंबली एंड swore नॉट टू disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarchs। और इस बात का कसम लिए कि हम सब तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, जब तक एक नेशनल असेंबली का जो है कि कसम लिए, ओथ लिए और ये डिसाइड किए हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन न बना दे जो कि राजा के पावर को, राजतंत्र को, राजशाही को के पावर को लिमिट करे। दे वेयर लेड बाय द मिराबियू एंड अबेसियस। और ये जो नेशनल असेंबली था इसको लीड कौन कर रहे थे? मिराबियू और अबेसियस। मिराबियू वाज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली बट वाज कन्विंस्ड ऑफ नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। जो मिराबियू थे ये खुद एक नोबल फैमिली में थे, पैदा हुए थे, जिनको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं थी, कोई असुविधाएं नहीं थी, लेकिन ये जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे और ये सामंती जो 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 जन्मजात जो है कि अधिकार थे उसके खिलाफ थे। इनको लगा कि नहीं भाई, इस तरीके का अधिकार जो है कि नहीं होने चाहिए, और ये थर्ड स्टेट्स के भावनाओं का कद्र करना शुरू किए और इनके लिए लड़े। ही बाट आउट जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू क्राउड असेंबल एट वर्साइल। वर्साइल में जो भीड़ जुटा हुई थी उन्होंने खूब भाषणबाजी, एकदम भयंकर भाषण दिया कि ताकि सब लोग बहुत मोटिवेट हुए। देखिए यहाँ पे लिखा है द टेनिस कोर्ट ओट, जहाँ मतलब ये वही टेनिस कोर्ट है जहाँ पे सभी लोग मिराबियू भाषण दे रहे हैं। और क्या है कि सब लोग जो है कि नेशनल असेंबली बनाई गई और सब लोग कसम खाएं कि नहीं, अब हम लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक फ्रांस के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बने। अबेसियस ओरिजिनली अ प्रिस्ट wrote an influential pamphlet called What is the Third State। अबेसियस जो थे वो ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, उन्होंने एक पम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। आगे देखते हैं। द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट फ्रांस सीट विद टर्माइल। वही एक तरफ जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान के प्रारूप का जो तैयारी कर रहा था, हमारे ड्राफ्टिंग का तैयारी कर रहा था, वही दूसरी तरफ क्या है, जो फ्रांस था वो पूरी तरीके से आंदोलित था, वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया था। अ सेवियर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज ऑफन bakers exploited the situations and hoarded supplies। वही क्या है कि ठंड के कारण फसल गिर गई थी, माने फसल का प्रोडक्शन नहीं हुआ था और ब्रेड का जो प्राइस था वो आसमान छू रही थी। जो ब्रेड थी, रोटियों की जो पाव रोटी थी उसकी जो प्राइस था आसमान छू रहा था। और साथ ही साथ जो
जो बेकरी के मालिक थे, जो बेकर्स थे, इन्होंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाते हुए चीज़ों की जमाखोरी शुरू कर दी कि जमा कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा निकालेंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमाएँगे। इस वजह से बेकरी की दुकानों पर लंबे मतलब लिखा है कि देखिए द सिचुएशंस इज़ होर्डेड सप्लाइज़ आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज़ द एट द बेकरी क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए महिलाएं अब क्रोधित हो गई और दुकान में लूट-पाट शुरू कर दी, धावा बोल दिया। वहीं देखिए दूसरी तरफ लिखा है एट द सेम टाइम, उसी समय द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। उसी समय जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप्स सिपाहियों को क्या कह दिए कि पेरिस की तरफ मूव करने के लिए कह दिए। और देखिए आगे लिखा है कि ऑन द 14th जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म द डिस्ट्रॉयड द बास्टिल। और उसी दौरान गुस्साए हुए जो पूरी भीड़ थी 14 जुलाई के दिन बास्टिल जेल पर धावा बोल दिया और उसे नेस्तनाबूद कर। हमने शुरुआती दौर में बताया था कि कैसे ये टूटा था। देखिए आज पता लगा कि किस तरीके से राजा ने अपने ट्रूप्स को भेजा था। शुरू में उन लोगों को रूमर फैल गया था, हमने पहले बताया था अगर आपको याद होगा तो। आगे देखते हैं इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड। देखिए आगे वही बात, इन द कंट्री साइड rumors spread from village to village that lords of the manor had hired band bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। वहीं जो गांवों में गांव से गांव यह अफवाह फैली हुई थी कि जो मैन्योर थे, मैन्योर का मतलब होता है जागीर के मालिक थे, इन्होंने लाठी डंडों से युक्त अपने डकैतों को भेज दिया है कि इनके फंसे पके हुए फसलों को राइप कर ख़राब कर दे। तो कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर, इस तरीके से डर से जो पूरे जो किसान थे, डर के मारे peasants in the several districts seized hoes and pitchforks and attacked चटक्स। चटक्स का मतलब होता है बच्चों किलो। तो इस तरीके से जो कुदालो बेलचो और किलो किला जो किल्ली होता है उसको बोलते हैं। तो अब भाई किसानों के पास क्या होगा, यही सब कुछ होगा, कुदाल होगा, फरसा होगा, यही सब होगा। इन सब के साथ ये लोग भी लड़ गए। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मेमोरियल्स ड्यूज। तो अब ये जो गांव के जो किसान थे ये सब बेचारे क्या कि उनके जो जागीरदार थे जो ढेर सारा अन्न जमा करके उनका गए घर लूट दिए और कागज़ वगैरह जला दिए जिस पर लिखा था कि फला फला लोगों को बकाया वगैरह के बारे में। तो जो अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम दियर होम्स, और ये नोबल्टीज़ लोग अपने घरों से भागना शुरू कर दे। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबर कंट्रीज़, बहुत सारे लोग तो अपने गांव से जाके दूसरे गांव में जाके शरण ले ली। उसके बाद भी देखिए लिखा है फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट लुइस 16 फाइनली accorded recognitions of the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on the checked by the Constitution। तो इस तरीके से अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों को देखते हुए लुइस 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि जो सत्ता है, जो पावर है, अब संविधान का अंकुश होगा। अब जब वो राजा के पावर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका अबोलिशन होगा, उसका अंकुश होगा, उसका देख रेख होगा। ठीक है, माने अब लुइस 16 का हालत ख़राब हो गया, उनको पता लग गया कि भाई अब रिवोल्यूशन जो है कि फैल चुकी है, अगर अब हम बात नहीं माने तो हमारा हालत होने वाला है ख़राब। इस तरीके से लुइस 16 ने नेशनल असेंबली की बात मानी और बताया कि अब जो है कि जो हमारा जो मोनार्क सिस्टम है उस पर कॉन्स्टिट्यूशंस का एक क्या कह सकते हैं हम लोग, अब उसका असर होगा। तो कहानी है, अब देखिए आगे बढ़िए। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने, जो नेशनल असेंबली थे ने, जो दुनिया भर के कर वगैरह थे और कर्तव्य वाली जो जो फ्यूडल सिस्टम था इन सबको बंद कर दिया। मेंबर्स ऑफ क्लर्गी टू वेयर फोर्स टू गिव देयर प्रिविलेज। और जो क्लर्गीज वगैरह थे इनका जो प्रिविलेज था, जन्मजात अधिकार था, उसे भी छोड़ने को विवश किया गया। कह दिए कि नहीं आप आपको छोड़ना पड़ेगा।
टाइट्स वेयर अबोलिस्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड। और जो टाइट था, जो टाइट धार्मिक कर को टाइट को समाप्त कर दिया गया और चर्च के अंदर आने वाली जो ज़मीन थी उसको जब्त कर ली गई। तो आगे देखिए, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज। और इस तरीके से जो सरकार थी, जो नेशनल असेंबली की सरकार थी, लगभग 2 अरब लिबरे की, 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। ये कहाँ से आई? चर्च से आई, चर्च की ज़मीनें आई। और इस तरीके से बच्चों ये पार्ट फिनिश होता है। मैं सोच रहा हूँ इसके आगे ये भी बता देता हूँ, एक और है फ्रांस। इसके बाद वाला जो है टॉपिक अलग बताता हूँ, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कैसे हुआ उसके विषय में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, अगले पार्ट में बताते हैं। तो थैंक यू। उम्मीद है धीरे धीरे जो है पढ़ाने की शैली सुधर रही होगी और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, समझ में आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।